नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस समय हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अरिथमेटिक के मिसलेनियस क्वेश्चन की और ये आज पार्ट 7 है। इसके पिछले 6 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप देखने के इच्छुक हैं तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के साथ हम सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन को बहुत ही ईजी एंड शॉर्ट टर्म में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। और निश्चित ही यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम हो, चाहे SBI हुआ, RBI हुआ, SSC हुआ या UPSI हुआ, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा कि दो स्टेशन A और B के बीच की दूरी कितना है, 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन A से 3 PM पर प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन B की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन B से 3:30 PM पर प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर की औसत चाल से स्टेशन A की ओर आगे बढ़ती है। तो कह रहा है स्टेशन A से कितनी दूरी पर ये ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, एक दूसरे से मिलेंगी कितनी डिस्टेंस पर। तो दो स्टेशन है, स्टेशन A है और एक दूसरा स्टेशन है, वो क्या है, B है। ओके, तो एक ट्रेन है जो स्टेशन A से कह रहा है कि दो स्टेशन A और B के बीच की दूरी जो है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 575 है। कितना है, 575 किलोमीटर है। ओके, अब कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन A से यहाँ से 3 बजे, ठीक है, 3 PM पे क्या करती है, रवाना होती है, और जिसकी जो स्पीड है कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, अब यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से जाएगी, और एक दूसरी ट्रेन है जो 3:30 PM पे, ठीक है, 3:30 PM पे। कहने का मतलब इससे आधे घंटे बाद जो A पर है ट्रेन, जो स्टेशन A पे ट्रेन है, उससे आधे घंटे बाद B वाली ट्रेन चलेगी। तो मतलब अगर जो यहाँ पे ट्रेन है जिसकी स्पीड हमको पता है कितनी है, 50 किलोमीटर पर हावर है, 50 किलोमीटर पर हावर एक घंटे में जा सकती है। तो अगर ये 3 बजे से यहाँ से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से A से स्टेशन से, और ये 3:30 पर चलेगी, तो ये आधे घंटे जब चल लेगी उसके बाद यहाँ पे B वाली ट्रेन चलेगी। तो कहने का मतलब आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। अगर हमको पता है कि एक घंटे में 50 किलोमीटर जा सकती है, तो आधे घंटे में कितने जाएगी, 25 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी। चलिए इसका मान लेते हैं, ये ट्रेन X है और ये ट्रेन क्या है, Y है। ठीक है, तो X ट्रेन जो है आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब यहाँ पे पहुँची है कौन, ट्रेन X, और यहाँ पे Y है। अब यहाँ से 3:30 बज गए, अब ये ट्रेन भी इधर चल रही है, ठीक है, A की तरफ, और ये A की तरफ वाली ट्रेन B की तरफ जाएगी। मतलब ये X वाली B की तरफ जाएगी, Y वाली A की तरफ आएगी। ओके, अब यहाँ पे कितना बज रहा है, 3:30 हो रहा है। अब यहाँ तक 3:30 PM हो रहे हैं, यहाँ तक ये 25 किलोमीटर चल चुका है। तो बची कितनी टोटल डिस्टेंस, आप 575 से 25 किलोमीटर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 550 किलोमीटर डिस्टेंस बची है। क्वेश्चन में हमको पता है कि जो X की स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर है, और जो Y की चाल है, ठीक है, जो Y की, देखिए X की स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर हावर है, और Y की कितनी है, 60 किलोमीटर पर हावर है, 60 किलोमीटर पर हावर है, और एक X की 50 किलोमीटर पर हावर है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी चाल, ये चाल हो जाएगी 110 किलोमीटर पर हावर। मतलब कि एक घंटे में जो डिस्टेंस है, देखिए ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो मतलब दोनों तरफ से डिस्टेंस कम हो रही है। तो एक घंटे में कितनी डिस्टेंस कम होगी, 110 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि दोनों की चालें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हमको पता है कि टोटल अब डिस्टेंस कितनी तय करनी है, 585 किलोमीटर तो तय करना है दोनों को मिलकर, क्योंकि 25 किलोमीटर तो X वाली पहले ही तय कर चुकी है। और हमको पता है कि अब दोनों की स्पीड मिलकर कितना हो गई, 110 हो गई। तो कितना आ जाएगा, 11×5 = 55। मतलब कि कितना लगेगा, 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, 5 घंटे लगेंगे इनको एक दूसरे से मिलने में। अगर हम बात करें A की, तो अगर ये 25 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर चुका है, और कितनी डिस्टेंस इसको तय करना है, 550 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर जाना है, तो हमें पता है कि A की जो स्पीड है वो कितनी है। अगर A की स्पीड की बात करें तो ये जो है 50 किलोमीटर एक घंटे में चल सकता है। तो 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 5×5
मतलब कि 250 किलोमीटर, और जबकि 25 किलोमीटर वो पहले ही चल चुका है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें कितना हो जाएगी? 250 प्लस 25 मतलब 275 किलोमीटर पर जाकर वो क्या होगा, जो यक्स ट्रेन है जो 8A स्टेशन से चल रही है वो वाई ट्रेन से मिल जाएगी। कहने का मतलब जो डिस्टेंस होगी, कितने डिस्टेंस पे मिल जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो 275 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 275 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपया होता है। उस अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपया। मतलब कि सेम वर्ष है, सेम प्रिंसिपल है, वहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का 408 है, और वहाँ पर जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 400 है। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी, ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? कह रहा है साधारण ब्याज है 2 वर्ष का कितना है? 400 रुपये है, और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है? 408 रुपया है। कितना है? 408 रुपया है। ओके, हमको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पर मिलता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल पर मिलता है हमेशा। तो अगर 2 वर्ष का 400 रुपया है और हमेशा प्रिंसिपल पर ही मिलता है, तो अगर इसका हम आधा कर देंगे तो क्या होगा? पहले साल का होगा। मतलब अगर पहले साल 200 मिला होगा तो अगले साल भी 200 मिला होगा। टोटल मिलके कितना हो गया? ये टोटल मिलके 400 हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन और भी है कि जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होता है वही पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। अगर वर्ष और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है और दर सभी सेम होंगी तो क्या होंगी? यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा पहले वर्ष का वो भी क्या होगा? 200 ही होगा। मतलब कि अगर साधारण ब्याज 200 है पहले वर्ष का, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले वर्ष का 200 ही होगा। ठीक है, अगर पहले वर्ष 200 मिला है तो कितना बचा है इसमें? 408 से अगर आप घटाएंगे 200, कितना बचेगा? 208। ठीक है, कितना बचेगा? 208। कहने का मतलब जो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो कितना मिला? 208 मिला। पहले वर्ष 200 मिला, दूसरे वर्ष 208 मिला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो 8 रुपये जो बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए P प्रिंसिपल है, तो साधारण ब्याज में क्या हुआ कि इस प्रिंसिपल पर पहले साल 200 ब्याज मिला, दूसरे साल भी इस प्रिंसिपल पर 200 ब्याज मिला। ओके, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ? इस प्रिंसिपल पर पहले साल 200 ब्याज मिला, दूसरे साल इस प्रिंसिपल पर 200 ब्याज मिलेगा, 200 ब्याज मिलेगा, प्लस जो ये ब्याज मिला है पहले साल का 200 रुपया, इस पर भी ब्याज मिलेगा। और वो कितना मिला? 8 रुपया मिला। मतलब कि ये जो 8 रुपया मिला है ये किस पे मिला है? 200 रुपये पे। अगर हमको दर ज्ञात करना है तो इसका परसेंट ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो रहा है? 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8। कितना आ गया? 4%। कहने का मतलब जो दर होगी कितना आ जाएगी? आर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4% आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कि प्रिंसिपल भी ज्ञात कीजिए, तो आप प्रिंसिपल भी ज्ञात कर सकते थे। कैसे ज्ञात करते? आप फार्मूला दोनों में से किसी एक का लगा देते। जैसे मान लीजिए हम लगा दिए यहाँ पे साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? PRT/100। कितना है? यहाँ पे हमको पता है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है कितना है? 400 रुपया है। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। रेट अभी हम लोगों ने ज्ञात किया कितना है? 4% है। टाइम कितना है? 2 वर्ष है, बटे 100 है। 100 को इधर आप भेज देंगे तो 00 इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? ये 00 इधर बढ़ जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया, और 8 से इसको काटेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 5000। प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा आपका? 5000। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे प्रिंसिपल पूछता तो हम उसको भी फाइंड कर लेते। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को पता चला कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे, तो कह रहा कि यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? यहाँ पे होना चाहिए तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए, जब दोनों ट्रेनों की लेंथ इक्वल होती है और वो अपोजिट डायरेक्शन आती हैं, तो उसके लिए क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? T बराबर क्या हो जाता है? 2xy/x+y। इससे आप रख के आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे, तो उसको जान लेते हैं हम। तो अगर मान लीजिए आपको फार्मूला याद है तो आप क्या करेंगे? कह रहा पहली रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में, दूसरी उसे 4 सेकंड में पार करती है। ठीक है, चाहे वहाँ पे व्यक्ति हो, चाहे किसी खंभे की बात हो। ठीक है, सबके लिए आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। 3 + 4।
आप इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो गया, 4 3 12 दूना 24 हो गया, 24/7 हल करेंगे क्या हो जाएगा, 7 3 21, मतलब 3 सही 3/7 सेकेंड में क्या करेंगी, वही ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, ये तो हो गया। जब आपको फार्मूला याद है तो आप इस तरह से कर ले जाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे आप, तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसे कोई ट्रेन आती है वो 3 सेकेंड में पार करती है और दूसरी ट्रेन आती है जो उसे 4 सेकेंड में पार करती है। ओके, तो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाइयाँ जो है सेम है, अगर इसकी x मीटर है तो इसकी भी लेंथ x मीटर ही होगी। कह रहा है दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ सेम है। ओके, तो अगर ये व्यक्ति है इसको क्या करती है, 3 सेकेंड में पार करती है, तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेन की लंबाई होगी यही इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें इस ट्रेन की स्पीड की क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये कोई व्यक्ति है इसको पूरा पार करेगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यही जो ट्रेन की लंबाई होगी यही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, माना है हम लोगों ने x माना है, x/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि टाइम सेकेंड में है, हम लोगों ने माना मीटर में है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और इसकी अगर बात करें तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी x/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है, इस तरीके से आएंगी और पार करेंगी, मतलब ये इधर चली जाएगी ये इधर चली जाएगी, तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, x + x, मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी, अब स्पीड अब हो जाएगी 2x। ठीक है, कितनी हो जाएगी स्पीड, स्पीड अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, क्योंकि x + x कितना होगी टोटल स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं सॉरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, और टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, हमको टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी x/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x। आप इसको हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4x + 3x अपॉन 4 3 12। ये 12 कहाँ जाएगा, अंश में आ जाएगा, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, क्या हो जाएगा ये 12 दूना 24x बटे क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बहुत इजीली इसको मौखिक रूप से ही कर सकते हैं, बिना पेन चलाए। क्या हो जाएगा 3 सही 3/7 सेकेंड, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बट इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक मोटर बोट स्थिर जल में 10 किलोमीटर/आवर की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और लौट आई, उसे टोटल 20 घंटे लगे, तो नदी के प्रवाह की गति क्या है। ठीक है, धारा की गति क्या है, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं धारा की गति कितना है, x किलोमीटर/आवर है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बोट की स्पीड कितना दिया है, 10 किलोमीटर/आवर दिया हुआ है, 10 किलोमीटर/आवर। कह रहा है कि 91 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और 91 किलोमीटर वापस आता है। मतलब अगर जब धारा की दिशा में जाएगा, जैसे मान लीजिए धारा सपोज इधर बह रही है, इधर बोट भी जाएगी, धारा की गति x किलोमीटर/आवर है और बोट की है 10 किलोमीटर, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो धारा क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, क्योंकि धारा के ऊपर बोट बहती है। ठीक है, चलती है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 + x हो जाएगा, प्लस 91 किलोमीटर जब वापस आएगी तो क्या करेगी, धारा अपोज करेगी, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में बोट आएगी, तो क्या हो जाएगा 10 - x हो जाएगा। और इस टोटल में कितना टाइम लगने वाला है, 20 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करना, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 91 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/10 + x प्लस 1/10 - x = 20। ठीक है, आगे अगर आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा 91 तो ऐसे ही रहेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, क्या हो जाएगा 10 - x प्लस 10 + x, और बटे में क्या हो जाएगा a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 100 - x² = 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 91 है, 91 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर देखिए गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, और टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 91 × 20 बटे 100 - x² = कितना है 20 है। आगे आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा,
आप देखिए अगर 20 को इधर ले आते हैं, ठीक है, पूरा इधर चला आ रहा है, 20 को इधर ले आएंगे और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 91, या ऐसे ही यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट ही कर देते हैं, क्या करना है, ठीक है। और ये आप 100 को इधर ले जाएंगे तो 91 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 91 इक्वल 9। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब हमको धारा की जो स्पीड है वो मिल जाएगी कितना 3 किलोमीटर पर हावर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए जमा किया और समान राशि एक बैंक में 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए जमा किया। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज जो है 1350 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी थी। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी थी, पी थी। ओके, पी फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन, यही हमको ज्ञात करना है। तो कह रहा है राम ने एक राशि किसी साधारण, ठीक है, राम ने एक राशि किसी कंपनी में 12% प्रतिवर्ष से, मतलब कि इस पी को 12% रेट पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, आगे कह रहा है कि 15% जो है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए, ठीक है। इतनी सेम राशि को कह रहा है, ठीक है, समान राशि को 15%, ठीक है, समान राशि को 15% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश करता है। तो उसको जो ब्याज का अंतर मिलता है, ठीक है, अंतर की बात हो रही है यहाँ पे, कितना मिलता है 1350 मिलता है। तो आप ज़्यादा से कम को घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहली बात तो दोनों का हर इक्वल है तो कितना हो जाएगा 15 × 25 75 पी हो जाएगा, 75 पी बटे 100 माइनस 15 12 चौक 48 पी अपॉन 100, ठीक है। दोनों का हर इक्वल है तो आप आसानी से घटा सकते हैं इनको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, आप 75 से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 से आप 48 घटाएंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 पी बटे 100। और जो बटे 100 आएगा वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा 1350 में आप 00 इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। और 27 पंचे कितना होता है 135 होता है, तो कितना आ जाएगा 5000। तो जो आपका प्रिंसिपल आएगा कितना आ जाएगा, वो 5000 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कार डीलर 1,08,500 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने उसे 1,56,250 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। तो कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो मतलब कि किसी कार डीलर ने 1,08,500 रुपये देकर कोई पुरानी कार खरीदी और हम मान लेते हैं कि इस पर उसने x रुपये खर्च किए, ठीक है, इसकी मरम्मत पर। उसके बाद इसको उसने 25% लाभ पर बेच दिया, 25% लाभ पर उसने इसको बेच दिया तो उसे कितना रुपया मिला, 1,56,250 रुपये, ठीक है। बस यहाँ पे हमको सिंपली x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे हम 125% को इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, बटे में 125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, या हम काट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, एंड 25 पंचे 125 हो जाएगा। और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, इधर कितना बचेगा 1,08,500 प्लस x। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, कैरी टू आप 4 दूनी 8, 2 10 मतलब 0, 4 1 4 और 4 1 5 हो गया, 4 3 12, ठीक है। और इधर कितना है 1,08,500 है प्लस x है। तो अगर हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें से घट जाएगा, मतलब कि आपको घटाना है 1,25,000 से आपको कितना घटाना है 1,08,500, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 005
और ये आप 14 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 11 से 10 जाएगा कितना बचेगा, 1, मतलब कितना आ जाएगा 16,500। तो 16,500 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उसने अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया। किसने किया, जो उसका ठेकेदार होगा, किसी ने कहा होगा। ठीक है, उसी ने कहा होगा। ठीक है, उस काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की समूह में शामिल किया जाना चाहिए ताकि काम 8 दिन में कंप्लीट हो। देखिए ऐसे समझिए, मतलब कह रहा है कि 8 लोग हैं जो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। 8 लोग 20 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, मान लेते हैं कि टोटल 160 यूनिट वर्क है जिसको करना है। अब 8 लोग हैं तो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 5 दिनों बाद, मतलब कि 5 दिन तक ये 8 लोग काम करते हैं। कितना काम करेंगे, 8 पंचे 40। अगर हमारा टोटल 160 यूनिट वर्क है तो इसमें से 40 यूनिट काम अगर कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 120 यूनिट। ठीक है, अगर यही 5 लोग, मतलब यही 8 ही लोग काम करेंगे तो इनको 20 दिन लगेगा। लेकिन 5 दिन तक जब ये काम किए 8 लोग, तो यहाँ पे जो उनका ठेकेदार बोला कि हमको अब 8 दिन में काम को पूरा कंप्लीट चाहिए। मतलब कि 5 दिन काम किए थे प्लस 8 दिन और, मतलब कि 13 दिन में ही वो काम को कंप्लीट करना चाहता है। जो काम 20 दिन में कंप्लीट हो रहा था तो उसको 13 दिन में ही कंप्लीट करना चाह रहा था। 5 दिन काम हुआ है, 8 दिन में काम कंप्लीट करना है, टोटल काम करना है 120। तो अगर हम 8 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना लगेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। मतलब कि अगर 15 व्यक्ति 8 दिन तक काम करें तो 120 वर्क आसानी से कंप्लीट हो जाएगा 8 दिन में। लेकिन हमारे पास अभी लोग कितने हैं, 8 लोग हैं, हमको चाहिए 15 लोग। अगर हमको इसे 8 दिन में काम को कंप्लीट करना है तो 5 दिन काम करने के बाद जो 8 दिन में कह रहा है काम को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए हमको 15 लोग चाहिए। तो हमारे पास 8 लोग तो पहले से हैं, तो अगर आप 8 घटा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 7। मतलब कि अगर हमको 7 लोग और मिल जाए तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा कितने दिनों में, 8 दिनों में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब कोई सेल फोन है जिसका कास्ट प्राइस हम मान लेते हैं कितना है, 100 रुपया है। कह रहा है कि एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया, मतलब कि क्रय मूल्य अगर हमारा 100 है तो 20% अधिक मतलब कितना हुआ, 20 रुपया। मतलब कि इसका जो मार्क प्राइस रखा गया वो कितना रखा गया, 120 रुपया रखा गया। उसके बाद कह रहा है कि और उसके अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो इस पर अगर हम 10% का क्या करते हैं, डिस्काउंट देंगे, तो 120 का 10% कितना होता है, 120 का 10% होगा 12 रुपये। कहने का मतलब इस 120 से हमको 12 रुपये का छूट देना है इसमें। तो अगर आप 12 रुपये का छूट देंगे कितने में बेचेंगे, 108 रुपये में। ठीक है, मतलब कि 100 रुपये का सामान है, अगर उसको 108 में बेचा जा रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, 8 रुपये का। 8 रुपये का लाभ हो रहा है 100 रुपये पे। ठीक है, तो परसेंट का मतलब ये होता है, क्या होता है, 1/100। तो मतलब कि 100 में कितना, 8, मतलब कि 8%। इस तरह का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की डिस्काउंट पर बेचना चाहता था, लेकिन व्यक्ति ने उस बल्ले को 10% के डिस्काउंट पर बेच देता है। तो इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपये की कमी हो जाती है। तो बल्ले का अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस है, क्या है, ये हमको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपया है। उस बल्ले का मान लेते हैं कि मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपया है। अब कह रहा है कि वह अंकित मूल्य पर, ठीक है, इस मार्क प्राइस पर 8% के डिस्काउंट पर बेचना चाहता है। तो 8%, 100 का 8% कितना होगा, 8 ही रुपया होगा। मतलब कि वो उसे 92 रुपये में बेचना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, कह रहा है कि लेकिन व्यक्ति ने उस बल्ले को 10% के डिस्काउंट पर बेच दिया। मतलब कि 8 के बजाय उसने 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया। तो 100 का 10% 10 रुपये होगा। कहने का मतलब उसने उसे 90 रुपये में बेच दिया। तो क्या होता है,
इस सौदे में व्यक्ति में लाभ में 70 रुपये की कमी हो जाती है, तो बल्ले का अंकित मूल्य क्या होगा? 70 रुपये की कमी हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 92 से 90, मतलब कितने रुपए कमी हो रही? 2 रुपये कमी हो रही। लेकिन इस जो 2 की वैल्यू है एक क्वेश्चन में 70 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालें तो हमको पता चलेगा कि ये जो 2 रुपये का लॉस हो रहा था एक क्वेश्चन में 70 रुपये लॉस के बराबर था। तो मतलब 1 रुपये की वैल्यू कितना आ जाएगी? 70 के बराबर आ जाएगी, 35 के बराबर आ जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी? आप 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3500 आ जाएगा। तो उसका जो मार्क प्राइस होगा कितना हो जाएगा? 3500 रुपया हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 24, 16 और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य को करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए जो है 24 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, उसी सेम काम को बी जो है 16 दिन में ही कंप्लीट कर सकता है, जबकि सी जो है उसे 32 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम टोटल काम को कंसीडर करेंगे कि मान लेते हैं टोटल काम कितना है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि आसानी से हम उसको डिवाइड कर सकें। तो ये 24, 16 और 32 का एलसीएम कितना होता है? 96 होता है। तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है हमारा 96 यूनिट वर्क है। ठीक है, कितना है? 96 यूनिट टोटल हमारा वर्क है, जिसको ए, बी, सी, ए जो है 24 दिन में 96 वर्क को कर सकता है और बी जो है 16 दिन में कर सकता है, सी 32 दिन में कर सकता है। अगर ए जो है 24 दिन में 96 वर्क को कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? आप 96/24 करेंगे तो 24 चौका 96, मतलब कि एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है इस 96 का। और बी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96, मतलब कि 6 यूनिट काम कर सकता है बी। और सी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 32 तिहैया 96, मतलब कि सी जो है इस 96 का 3 यूनिट काम एक दिन में कंप्लीट कर सकता है। आगे कह रहा क्वेश्चन में, यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं, ए कार्य करने जाएगा तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा, सी जाएगा एक दिन में तो 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 6 दिनों तक कार्य करते हैं, ये दोनों मिलकर 6 दिनों तक काम को करते हैं, मतलब कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 6 42, मतलब कि टोटल इस 96 का 42 यूनिट ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो बचेगा कितना? आप घटा दीजिए, इसमें से 6 के 2 गया 4 आ गया, और 9 से आप 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 54, मतलब 54 यूनिट काम बचा है। कह रहा शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा? हमें पता है कि बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। 54 यूनिट काम बचा है, तो आप 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 9 छक 54, मतलब कि इसको 9 दिन लगेगा। किसको लगेगा 9 दिन? बी को। बी को जो शेष काम बचा है उसको करने में कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 डे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई एक धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2,80,900 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। ओके, 2 वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम निकालें, कह रहा है कि दर कितना दिया है? 6%। 6% मतलब क्या होता है? इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। 6% मतलब क्या होता है? 6/100, या आप और सरल भाषा में आप इसको लिख सकते हैं 3/15। ठीक है, 3/50। मतलब ये जो हर में वैल्यू होती है क्या डिनोट करती है? प्रिंसिपल को डिनोट करती है। ये क्या डिनोट करता है? ये आपका अमाउंट को डिनोट करता है। मतलब कि 50 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे? पावर 2 करेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 50 25 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और इसकी स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर ही यहाँ पे आपने लिखा है। ठीक है, कितना लिखा है? कितना लिखा है यहाँ पे? 2809। 2809 क्या होता है? ये 53 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2809 की जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? कितने के बराबर दिया है? ये दिया है 2,80,900 के। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 100 के बराबर आ जाएगी। तो 2500 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 00 इसमें भी तो इंक्रीज हो जाएगा,
मतलब कितना हो जाएगा 2500, इसमें डबल जीरो और इंक्रीज कर देंगे 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है, और जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो दी गई n संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। कह रहा है दी गई n संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं कि देखिए हमको औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होगा n संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, मतलब कि n मतलब क्या हो जाएगा n संख्याओं का योग। देखिए यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं n संख्याओं का योग, राइटिंग नहीं जाएगी ठीक से, n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, उनकी संख्या कितनी है n है, ये क्या होगा n संख्याओं के औसत के बराबर होगा, एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए n संख्याओं का योग, इसको बार बार लिखने से अच्छा हम इसको मान लेते हैं, कुछ इसको मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं इसको कैपिटल Z मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं n संख्याओं का योग Z है, तो मतलब Z बाई n, ये यहाँ पे हमको 2 वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमको Z की वैल्यू भी चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं n संख्याओं का औसत। ठीक है, तो हमको n संख्याओं का औसत निकालना है तो हमको Z और n की वैल्यू निकालनी होगी, और आसानी से हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको 2 कंडीशन दी गई हैं, मतलब हम 2 समीकरण बना सकते हैं। अगर 2 समीकरण बना सकते हैं और 2 अज्ञात राशियाँ हैं तो बहुत ही आसानी से निकाल भी सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है, तो मतलब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो जाता है 102 हो जाता है। मतलब अगर टोटल संख्याएं, अगर n संख्याओं का योग क्या है Z है, और प्रत्येक संख्या से कह रहा है कि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाता है, कितनी संख्याएं हैं n संख्याएं हैं, मतलब 2n घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 102 मिलेगा। ओके, आगे कैसा, जब प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, ठीक है, जब प्रत्येक संख्या से क्या घटाया जाता है 5 घटाया जाता है तो कितना मिलता है 12 मिलता है, ज़्यादा घटा रहे हैं इसलिए कम हो जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब हमको यहाँ पे Z और n 2 हैं, 2 समीकरण हैं, तो यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और समीकरण 1 से अगर हम 2 को घटाएंगे, 1 से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, 1 से अगर आप 2 को घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब सारे निशान बदल जाएंगे, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस होगा तो 5n से आप घटाएंगे -2n तो क्या बचेगा 3n बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। -12 अगर आप घटाएंगे 102 से कितना मिलेगा 90 मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3n बराबर 90, तो n बराबर कितना मिल जाएगा 3 त्रिका 9। हमको n की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी मिल जाएगी 30 मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमको n की वैल्यू 30 मिल गई तो हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे, हमको आसानी से, ठीक है, ये आसानी से क्या मिल जाएगा z की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आप समीकरण 1 में रखेंगे n की वैल्यू 30, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, इधर माइनस है इधर आएगा ऐड हो जाएगा, तो z की जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, तो z की जो वैल्यू आएगी निकल के कितना आ जाएगी, वो z बराबर 30 दूनी 60 हो गया। अब इधर 102 में जोड़ देंगे 60 तो कितना मिल जाएगा 162, z की वैल्यू 62 मिल गई। और z है क्या, n संख्याओं का योग है, n संख्याओं का योग 162 है, संख्याएं कितनी है टोटल 30 है। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको औसत मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, सॉरी 3 लिख रहे हैं, 3 × 5 = 15 हो गया, और 3 × 4 = 12, 54/10, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 5.4, ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है, वह पहली पुस्तक को 20% लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है। मतलब कह रहा है कि 2 पुस्तकें हैं जिनका टोटल मूल्य कितना है 300 रुपया है। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि जो पहली पुस्तक है वो कितना है, उसकी कीमत हम मान लेते हैं कितनी है, x रुपये है, तो दूसरे की कीमत कितनी हो जाएगी 300 - x हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो 300 ही है,
पहली x होगी, दूसरी कितना हो जाएगी 300 माइनस x हो जाएगी। अब क्वेश्चन की कंडीशन अगर हम पढ़ें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह पहली पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब इस यक्स को क्या करता है 20% लाभ पर बेचता है, और दूसरी को कह रहा है कि 10% हानि पर बेचता है, मतलब 300 माइनस एक्स, 10% हानि का मतलब क्या होगा 90% में ही बेच दिया। तो उसे क्या होता है, ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, मतलब कि 300 का अगर पुस्तक है तो उसे 300 पूरा मिल जाता है। ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यक्स 120% का मतलब क्या हो गया 6/5, और ये 90% है, ठीक है। 300 माइनस एक्स, 90% को अगर आप परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/10 आ जाएगा, इक्वल टू 300। ओके, और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे अगर आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x/5, इसे अगर हल करेंगे तो 9 त्रिक 27 माइनस 9x/10 इक्वल टू 300। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 तो मतलब 6 दूनी 12x हो जाएगा, माइनस 2700 माइनस 9x इक्वल टू 300 है, ठीक है। या आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 को आप इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3000, और इधर 9x से अगर आप 12x से आप 9x घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 3x बचेगा, ठीक है। और 27 को अगर आप 2700 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3000 माइनस 2700 बचेगा कितना 300। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई कितना आ गई हो, x की वैल्यू आ गई 100, ठीक है। ये कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है, आप घबराइएगा मत कि बहुत लंबा करना पड़ा, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली मैं यहाँ पे स्टेप वाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। एक तरीका और भी है इसको हल करने का, देखिए अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, x की वैल्यू कितना मिल गई, x की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पे 100, ठीक है, 100 मिल गया। अब कह रहा है कि तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो पहली पुस्तक को क्या किया जाता है 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 का 20% कितना होगा 20 रुपये होगा, मतलब कि इसे कितने में बेचा जाएगा 120 रुपये में बेचा जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है।